हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रीनिवास और स्वागत करता हूं आप सबको मेरे इस चैनल आसान एकेडमी में। तो आज की सेशन में हम देखेंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन, दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसके साथ ही हम देखने वाले हैं रेस्पिरेशन सिस्टम। पिछले क्लास में हमने देखा था ह्यूमन न्यूट्रिशन कैसे होता है, प्लांट और एनिमल न्यूट्रिशन कैसे होता है, और उसके साथ ही हमने ये भी देखा था कि हाउ टू डिफाइन लाइफ, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। उसके साथ ही हमने ये भी देखा था कि लाइफ जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है और कैसे काम करता है, ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, हेटरोट्रोप्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स क्या होते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ था। अगर आपने उस वीडियो देखे नहीं हो तो प्लीज गो थ्रू माय प्लेलिस्ट एंड चेक इट आउट देयर। क्लियर? तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का इस सेशन में पहले हम देखने वाले हैं क्या, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा पहले ही शुरू होता है हमारे माउथ से। क्लियर? तो जो कंप्लीट ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा एलिमेंटरी कैनल होता है जिसे हम गट भी बोलते हैं, तो वो क्या होता है, वो शुरू होता है हमारे माउथ से और कहां तक, एनस तक चलता है। ठीक है? द पैसेज फ्रॉम माउथ टू एनस इज नथिंग बट आवर एलिमेंटरी कैनल। क्लियर? तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है द एलिमेंटरी कैनल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू द एनस। क्लियर? समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू हियर इट इज गिवन दैट एक्चुअली में होता क्या है, हमने जो खाना खा लिया उसके बाद क्या होता है, वो एक्चुअली नथिंग बट वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, जिसको क्या होना होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर शुगर में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ताकि उसके बाद जाके हमारा जो सेल होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जो न्यूट्रिशन वगैरह होता है, जो विटामिन्स होता है, जो मिनरल्स होते हैं, वो सब क्या करता है, सेल एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है? तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होना पड़ेगा, पहले तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होता है उसको क्या होना होगा, पहले सिंपलर सब्सटेंसेस दैट इज सिंपल शुगर या फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होना पड़ेगा। किससे? कार्बोहाइड्रेट से। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जो हमने जो खा लिया, जो इतना जो खाना खाते हैं, तो वो सब खाना क्या होता है, पहले हमारे माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। किसके माध्यम से? हमारा जो सलाइवा प्रेजेंट होता है, एक तरफ तो हम जो च्यूइंग करते हैं, जो चबा जाते हैं जो भी खाना हमारे दांत की वजह से, उससे तो डाइजेशन होता ही होता है। उसके साथ ही क्या होता है, जो सलाइवा प्रेजेंट होता है उसमें एक एंजाइम रहता है, उसका नाम क्या है, सलाइवरी एमाइलेस। क्या है? सलाइवरी एमाइलेस। तो जो सलाइवरी एमाइलेस जो होता है एंजाइम, वो क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने में मदद करता है। ठीक है? तो पहले जो डाइजेशन होता है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देखिए मस्कुलर टोंग, जो सलाइवा होता है वो क्या होता है, मूवमेंट, टोंग के मूवमेंट की वजह से वो जो सलाइवा होता है वो पूरी तरह हमारे जो फूड होता है उसके साथ मिलने में काम में आता है। ठीक है? तो फिर क्या होता है, ये जो हमने खाना खा लिया वो सब क्या हो गया, वो च्यूड हो गया, और वो क्या होता है, फिर वो जो हमारे जो एलिमेंटरी कैनल होता है, ये होता है हमारा ओएसोफेगस जाता है, इसको हम ओएसोफेगस भी बोलते हैं। ठीक है? जो फूड पाइप कहते हैं उसे। ठीक है? फूड पाइप को ओएसोफेगस भी बोला जाता है। तो ओएसोफेगस के थ्रू क्या होता है, हमारे जो फूड का जो मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट जो कंट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ऐसे होते 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 ये नीचे तक चला जाता है। तो ये जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो मूवमेंट होता है, इससे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्लियर? तो ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से हमारा जो फूड, हम जो खाना खाए थे, वो क्या करता है, वो माउथ से कहां तक जाता है, स्टोमक तक जाता है। ठीक है? तो फिर क्या होता है, देखिए स्टोमक में क्या होता है, देखिए डायग्राम में हम बाद में आएंगे, पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं, फिर डायग्राम में हम देख लेंगे। ठीक है? तो क्या होता है यहाँ पे, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्टोमक में एक्चुअल में होता क्या है। देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं पढ़ लेता हूँ। द डाइजेशन इन स्टोमक इज टेकन केयर ऑफ बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टोमक। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पहला तो रिलीज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, पेप्सिन भी रिलीज होता है, एक एंजाइम जिसका काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। ठीक है? उसके साथ ही क्या होता है, म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो क्या क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरे में क्या होता है, पेप्सिन, जो कि हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट करने में मदद करेगा, और तीसरे में होता है म्यूकस। म्यूकस का फंक्शन देखेंगे अभी। देखिए यहाँ पे पहले होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका काम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम व्हिच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। जो पेप्सिन होता है उसको फंक्शन में लाने के लिए क्या होना पड़ता है, एक एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, और वो एसिडिक मीडियम हमें कौन देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता है। वो कहाँ प्रेजेंट होता है,
स्टोमक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो स्टोमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है उसका काम क्या है, उसका काम यही है कि वो क्या करता है, जो स्टोमक में जो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है वो एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वहां पे जो हमारे स्टोमक के अंदर जो है वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसका लगभग 1 से 1.5 पीएच होता है। पीएच आपको पता है, एसिड और बेस चैप्टर जब पढ़ोगे तो पीएच आपको डिटेल में पता चल जाएगा। पीएच का मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेक करना, जितना एक के पास 7 से लेके 1 तक ज़्यादा एसिडिक होता है, 7 से लेके 6, 6 के 5, उसके बाद 4, ऐसे करके क्या 1 तक जब आएगा तो वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होते होते चला जाएगा। ठीक उसी तरह 7 से लेके 14 तक जब जाएगा, 7 से 8, 8 से 9 ऐसे करते करते 14 तक जब जाएगा तो वो ज़्यादा बेसिक नेचर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है 1.5 अप्रोक्सीमेटली होता है हमारा एसिडिक जो मीडियम होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे स्टोमक के अंदर, वो बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है। ठीक है, तो फिर आपके मन में ये आ रहा होगा इतना जब इतना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है तो ये क्या होना, मतलब ये वो तो जल जाएगा, हमारा जो स्किन है वो तो जल जाना चाहिए। तो उससे क्या करता है, उससे प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। तो म्यूकस जो हमने अभी पढ़ा, तो म्यूकस का काम क्या है, वो क्या करता है, जो लाइनिंग है, जो स्टोमक का जो लाइनिंग है, जो मस्कुलर लाइनिंग है, उसको क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करके रखता है वो जो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। क्लियर, समझ में आ गया। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, वो क्या करता है, एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है ताकि हमारा जो पेप्सिन है वो क्या करेगा, एक एंजाइम है जो कि एक्ट करेगा और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। ठीक है, दूसरा काम क्या है पेप्सिन का, पेप्सिन का काम है, ये तो अभी हमने पता कर लिया कि पेप्सिन का काम ये होता है कि जो प्रोटीन होता है वो डाइजेस्ट करे उसे। थर्ड, जो म्यूकस होता था हमारा, म्यूकस का काम क्या है, वो इतना जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है उसको क्या करे, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे जिसमें हमारा वो जो जलना चाहिए था वो नहीं जलने वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, आप सभी ने ये एसिडिटी नाम सुना होगा कि बहुत एसिडिटी हो गया, क्यों, खाना ठीक से टाइम पे नहीं खाने की वजह से ये होता है। क्यों, क्योंकि जब एसिड जो रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, उसको चाहिए होता है खाना। अगर वहाँ पे खाना का जो हमने जो खा लिया था, जो फूड पार्टिकल अगर वहाँ पे अवेलेबल होगा तो वो क्या करता है, उसके मीडियम में एक्ट करता है। अगर वहाँ पे खाना नहीं होगा तो क्या होगा, वो जो खाली स्टोमक होगा तो उसमें क्या होगा, उसका बुरा असर पड़ेगा, किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इसलिए हमेशा के लिए हमें इतना वो एडवाइस दिया जाता है कि आप टाइम पे खाना खा लिया करो, ताकि जब टाइम पे हम खाना खाते हैं तो हमारा जो खाना जो भी फूड हमने खाया था वो अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स हमारे स्टोमक में रहता है, तभी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो 3 to 4 आवर्स के गैप में हमें खाना खा लेना चाहिए। ठीक है, ओके, तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टोमक इज रेगुलेटेड बाय ए स्फिंक्टर मसल which releases it in small amounts into the small intestine, the longest part of the alimentary canal। तो small intestine का अगर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे, तो होता क्या है, स्पिंक्टर मसल, स्पिंक्टर मसल मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो मस्कुलर जो लाइनिंग होता है वो रिंग लाइक होता है, ताकि हमारा जो मूवमेंट होता है जो फूड का वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। कहाँ से, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक। तो अभी हमारा स्टोमक का काम खत्म हो गया, तो अभी क्या होगा, हम स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्चुअली में होता क्या है वो देखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है जहां पे हमारा कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस। क्लियर, तो क्वेश्चन में अगर आएगा कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट कहाँ पे हो जाता है, तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे। समझ में आ गया। तो ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्बीवोर्स ईटिंग ग्रास नीड ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड। चलो आप एक बात बताओ, जो हम लोग जो मीट खाते हैं, जो मांस खाते हैं, अच्छा ये बताओ कि मांस जो खाते हैं वो ज़्यादा टाइम लेगा, या फिर हम जो ये खाते हैं, जो पत्ते खाते हैं, स्पिनच खाते हैं, जो स्पिनच खाते हैं तो वो ज़्यादा टाइम लेगा। कौन ज़्यादा टाइम लेगा, आपको शायद लग रहा होगा कि मांस में ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, लेकिन वो नहीं होता है। वो क्या होता है, जो स्पिनच है ना उसमें सेलुलोज का कंटेंट ज़्यादा होता है, और सेलुलोज क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था जो स्टार्च कंटेंट होता है, प्लांट में स्टार्च कंटेंट होता है और एनिमल में ग्लाइकोजन की तरफ से हमारा फूड स्टोरेज होता है। क्लियर, एनर्जी स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो वैसे ही प्लांट में होता क्या है, सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज जो हम जो खा रहे हैं, जो पत्ते खा रहे हैं, जो स्पिनच खा रहे हैं, वो स्पिनच में क्या होता है, सेलुलोज होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, बहुत टाइम उसको बॉयल करके हमने उसको
एक बॉयल करके हमने उसको बना लेते हैं, फूड बना लेते हैं, तो उसके बाद हम खा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज होता है कि ज़्यादा टाइम कौन कंज्यूम करता है डाइजेस्ट होने में, तो आंसर होगा सेलुलोज फूड, दैट इज प्लांट फूड मटेरियल। इसलिए जो हमारे जो हार्बिवोर एनिमल्स होते हैं, जैसे कि गाय हो गया, ठीक है, काउस, बुफालोस, डियर्स, तो ये सब क्या करते हैं, उनके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो हमसे बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो डाइजेशन होता है जो सेलुलोज का, उसको ज़्यादा टाइम लगता है, इसके वजह से उनका स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज बहुत ही ज़्यादा होता है। क्लियर? तो समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे देखिए कि क्या लिखा हुआ है, मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, हेंस कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स हैव ए शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? तो टाइगर्स जो होता है, जो कार्निवोर्स होता है, उनके पास शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है एज कंपेयर टू काउस एंड बुफालोस एंड डियर्स। क्लियर? अंडरस्टूड? ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये जो तीनों डाइजेस्ट होता है वो कंप्लीट कहाँ पे होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? ये मैंने पहले ही बोल दिया था। तो यहाँ पे देखिए, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक इज एसिडिक एंड हेंस and has to be made alkaline for the pancreatic enzymes to act. Bile juice from the liver accomplishes this in addition to acting on fats. Fats are present in the intestine in the form of large globules, which makes it difficult for the enzymes to act on them. Bile salts break them into smaller globules, increasing the efficiency of the enzyme action. Clear? यहाँ पे क्या होता है जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन, फैट्स और जो कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो तीनों का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो कैसे होता है? देखिए, जो स्टोमक था उससे क्या हो रहा है, स्टोमक से क्या हो रहा है, जो हमारा जो फूड मटेरियल था वो सब क्या होता है, एसिडिक मीडियम में ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहाँ पे मिला हुआ था, इसलिए जो वो जो फूड प्रोडक्ट्स आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो सब एसिडिक मीडियम होकर आ रहा है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होना पड़ेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कालाइन होना पड़ेगा। इसका मतलब वो जो एसिडिक मीडियम होता है उसको गायब करना होता है, ठीक है, अल्कालाइन में कन्वर्ट करना होता है। अल्कालाइन मीडियम मतलब शायद सा बेसिक सा मीडियम। क्लियर? मतलब एसिडिक्स टू कन्वर्ट होता है, वहाँ पे अल्कालाइन मीडियम बनना पड़ता है। तो अल्कालाइन मीडियम बनाने के लिए क्या होता है, बाइल जूस चाहिए होता है। तो बाइल जूस क्या होता है, वो एक जूस होता है, वो एक मटेरियल होता है जो कि हम कहाँ से मिलते हैं, वो लीवर से आता है, ठीक है। तो लीवर से सीक्रेट होता है बाइल जूस, वो क्या करता है, फूड मटेरियल के साथ मिलजुल के वो क्या होता है, वो जो एसिडिक मीडियम था उसको अल्कालाइन मीडियम में कन्वर्ट कर लेता है। तो पहला फंक्शन बाइल जूस का क्या है, टू कन्वर्ट द एसिडिक मीडियम ऑफ फूड मटेरियल्स इनटू अल्कालाइन मीडियम। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड थिंग बाइल जूस का क्या होता है, वो जो फैट्स होता है वो लार्ज साइज ग्लोब्यूल्स में, ग्लोब्यूल्स मतलब गोला, ठीक है, जो लार्ज साइज गोला में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो वो जो फैट्स, जो गोला, इतना जो बड़ा बड़ा गोला होता है, उसको क्या करता है, वो ब्रेक डाउन करके स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। कौन? बाइल जूस, ठीक है। तो बाइल जूस का दो फंक्शन याद आ गया। पहला याद रखना कि वो क्या करता है, एसिडिक मीडियम से अल्कालाइन मीडियम को कन्वर्ट करता है, और दूसरा फंक्शन ये है, वो क्या करता है, जो लार्ज साइज ग्लोब्यूल्स होता है, फैट्स ग्लोब्यूल्स, उसको क्या करता है, स्मॉल साइज ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो बाइल जूस का फंक्शन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पैनक्रियास के बारे में पढ़ते हैं। पैनक्रियास क्या होता है? पैनक्रियास क्या होता है? सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस व्हिच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड लिपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन emulsified fats. The walls of the small intestine contains glands which secrete intestinal juice. The enzymes present in it finally convert the proteins into amino acid, complex carbohydrates into glucose and fats into fatty acid and glycerol. तो यहाँ पे पैनक्रियास क्या होता है? पैनक्रियास क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, एक रिलीज करता है, एक सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, जिसके मदद से क्या होता है, एक ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है, जितने भी प्रोटीन होता है वो प्रोटीन को कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, तो पैनक्रियास का काम क्या होता है? रिलीज करना पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, और उस जूस के माध्यम से हमारा जो ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है वो क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो आफ्टर ऑल क्या होता है, इंटेस्टाइन में हमारा एक इंटेस्टिनल जूस प्रोड्यूस होता है, जिसका फाइनल काम ये होता है कि जितना भी हमारा प्रोटीन्स था वो सारे प्रोटीन्स को ये वो क्या करता है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? प्रोटीन टू एमिनो एसिड। ठीक है, ठीक उसी तरह क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जितना भी बचे हुए थे वो कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर दैट इज ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, और तीसरा काम यह है कि उसने वहां पे जो हमारा क्या था, प्रोटीन को तो हो गया, प्रोटीन कन्वर्टेड टू एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर, और एट लास्ट क्या आता है, हमारा
जो फैट्स होता है, फैट्स क्या होता है, फैट्स कन्वर्टेड टू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। क्लियर? तो ये तीनों जो होता है कन्वर्ट हो गया, प्रोटीन टू एमिनो एसिड, फैट्स टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और कार्बोहाइड्रेट टू सिंपल शुगर। तो आपको ये सब तीनों चीज याद रखना है कि किसको मतलब क्या पहले था और क्या किस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट। द उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन था उसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, सपोज ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक ट्यूब है, तो उससे क्या होगा, एक लेयर वाइज कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकला होगा। ठीक है, क्यों? हेयर लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जो सिर्फ अगर एक ट्यूब होता है तो सरफेस एरिया कम होता है, उसके साथ ही ट्यूब के साथ ही हमारा क्या होता है, एक यहाँ पे इधर उधर चारों तरफ क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। सरफेस एरिया बढ़ जाने से क्या होता है, जो भी हमारा जो न्यूट्रिशन हो गया, जो भी हमारा विटामिन मिनरल्स, जो भी हमारा जो सिंपल फॉर्म्स जो प्रोड्यूस हुआ था, जो डाइजेस्ट होने के बाद जो प्रोड्यूस हुआ था, तो वो सब क्या करते हैं, वो एब्जर्व कर लेते हैं अपने ब्लड स्ट्रीम के साथ। तो यहाँ पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा उसे क्या कहते हैं, भिल्ली, VILLI, भिल्ली। क्लियर? तो जो स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज भिल्लीस। तो वो भिल्लीस का काम क्या होता है, वो भिल्ली क्या करते हैं, वो जो हमारा जो न्यूट्रिटिव फ्रूट्स जो प्रोड्यूस हुआ उसको क्या करते हैं, एब्जर्व करने में मदद करते हैं। ठीक है, कहाँ तक वो जाता है, वो फिर ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है, और वो ब्लड स्ट्रीम से वो कहाँ जाता है, सेल को चला जाता है, और सेल को जब एनर्जी की नीड होता है तो वो अपने हिसाब से यूज कर लेता है। ठीक है, तो काम ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि डाइजेशन होता है क्या है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी और बाकी क्या बचा हुआ है, अभी बचा हुआ है जो अनडाइजेस्टेड फूड, जो कि अनवांटेड सब्सटेंसेस बच गया है, जो कंटामिनेटेड वेस्ट मटेरियल बच गया है, वो क्या होता है, वो सब फिर चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वो चला जाता है। ठीक, तो लार्ज इंटेस्टाइन का और एक इंपॉर्टेंट काम होता है, वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर। क्योंकि जितना भी वाटर पार्टिकल होगा, हम जो भी पानी पीते हैं, तो वो पानी पीने के बाद वो अगर सब चला जाएगा, वेस्ट मटेरियल की तरफ अगर सब चला जाएगा, तो फिर कितने बार पानी पियोगे, तो आप डिहाइड्रेशन हो जाएगा, उसके बाद हमारा बॉडी तबीयत खराब हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए वो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, वो वापस क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जितना भी वाटर चला जाना होता है, जितना भी वाटर जा रहा होता है, वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है अपने तरफ, और बॉडी के अंदर रहने देता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या होता है, द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब वाटर। समझ में आ गया? वाटर एब्जॉर्ब करना लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है। फिर जो जितना भी अनवांटेड, जितना भी कंटामिनेटेड वेस्ट मटेरियल हो जाता है, वो एक्सक्रीशन हो जाता है एनस के थ्रू। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये होता है हमारा ह्यूमन न्यूट्रिशन सिस्टम। क्लियर? डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने ये पढ़ा। तो चलिए एक बार हमने रिवाइज कर लेते हैं उसको डायग्राम के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम है, डायग्राम में क्या हो गया, देखिए ये हो गया हमारा टोंग, यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हमारा फूड मटेरियल आ गया। ठीक है, ये माउथ को हम बुकाल कैविटी भी कहते हैं, बकाल कैविटी। उसके बाद ये क्या होता है, फूड पार्टिकल ये ऐसे आ जाता है। ठीक है, इसको हम ओएसोफागस कहते हैं, फूड पाइप, ये फूड पाइप भी कहलाता है। ठीक है, फूड पाइप। क्लियर? ये फूड पाइप हो गया। ठीक, तो उसके बाद क्या आता है, ये यहाँ पे आके ये हो गया हमारा स्टोमक, ये हो गया हमारा स्टोमक। ठीक, तो स्टोमक में क्या होता है, हमारा फूड पार्टिकल आ गया। उसके बाद ये क्या करता है, ऐसे जाके ये होता है हमारा पैनक्रियास। क्लियर? ये होता है हमारा पैनक्रियास, और ये जो देख रहे हैं आप, ये हो गया हमारा क्या, लीवर। ठीक है, तो जो बाइल जूस मैंने बोला था, बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो ये हो गया हमारा गॉल ब्लैडर। क्लियर? ये हो जाएगा हमारा गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल जूस स्टोर होकर रहता है। ठीक है, तो जब भी जरूरत पड़ता है तो वो लीवर के थ्रू ये क्या करता है, स्टोमक में आता है। ठीक है, और डायफ्राग्राम क्या है, ये हम बाद में देखेंगे जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। ठीक, तो उसके बाद स्टोमक का काम हो गया हमने। उसके बाद क्या होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। ठीक है, ये होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो देख रहे हो आप, ये सब हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? ये बहुत ही कॉइल स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही लंबा होता है और कॉइल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसलिए उसके बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो क्या करता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पे क्या करता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पे ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद ये क्या करता है, एनस से निकल जाता है कि अनवांटेड वेस्ट मटेरियल सब निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसे डायग्राम है, तो आपको डायग्राम भी याद रखना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया कि डिस्क्राइब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपको ये सब सारे पॉइंट्स लिखना होगा कि माउथ में क्या होता है, सैलिवरी एमाइलेज के बारे में लिखना है,
स्टोमक में क्या होता है लिखना है, लिवर का रोल क्या होता है, पैनक्रियास का रोल क्या होता है लिखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है, फिर आफ्टर दैट लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे करके आपका कंप्लीट तैयार हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए डेंटल कैरिस। डेंटल कैरिस मतलब है कि जो टूथ डिके होता है वो क्यों होता है। सब क्यों कहते हैं कि आफ्टर खाना जो आप खा लेते हो उसके बाद मुंह धोना चाहिए, सफाई करना चाहिए, अच्छे से धोना चाहिए, या फिर हो सके तो ब्रश भी कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम ब्रश नहीं करते तो होता क्या है, वहाँ पे होता क्या है, जो भी हम खाना खा लिए थे उसके बाद क्या होता है, जो सिंपल जो शुगर होता फॉर्म होता है वो माउथ में, वो क्या करता है, वो सरफेस में, टूथ के सरफेस में चला जाता है। फिर जो भी हम, आपको तो पता है बैक्टीरिया चारों तरफ होता है, तो वहाँ पे जो भी बैक्टीरिया होगा तो वो क्या करता है, उसके वो शुगर के साथ मिलके वो क्या करता है, वो एसिड प्रोड्यूस करता है। तो उस एसिड की वजह से क्या होता है, जो टूथ का जो एनामल पोर्शन होता है, एनामल क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, कहाँ पे होता है, टूथ में होता है, टूथ के सरफेस में होता है। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे डिक्के होने लगता है, धीरे धीरे डिक्के होने लगता है। और वो जब पल्प की तरफ चला जाता है, पल्प मतलब वो जो नीचे होता है यहाँ पे, ठीक है, जो टीथ के नीचे की तरफ होता है उसके तरफ जब वो चला जाएगा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे डिक्के होता जाएगा और फिर इन्फेक्शन होगा और फिर हमें दर्द होने लगता है। ठीक है, तब हमें वो क्या कहते हैं, हम उसे टूथ डिके कहते हैं। समझ में आ गया टूथ डिके के कॉन्सेप्ट। तो इसलिए हम क्या कहा जाता है कि आप रेगुलर जब भी खाना खाते हो उसके बाद परफेक्टली मुंह धुआ कीजिए और उसके अगर हो सके तो ब्रश भी कर लिया कीजिए। ठीक है, एक बार तो सब तो करते हैं, आप अगर हो सके तो 2 बार कर लिया कीजिए, एक सुबह और एक शाम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं रेस्पिरेशन की तरफ। रेस्पिरेशन की तरफ देखिए, रेस्पिरेशन एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। रेस्पिरेशन होता क्या है, हम तो बस ये समझ लेते हैं कि इनहेल और एक्सेल, ये दोनों होता है रेस्पिरेशन। लेकिन उसके एक गहरा सा बात ये उसके अंदर ऐसा है कि जब भी हम इनहेल करते हैं या फिर जब भी हम एक्सेल करते हैं, मतलब होता क्या है उसमें, वो जो प्रोसेस होता है वो होता क्या है और क्यों होता है, वो होने से क्या होता है, हमारा जो रेस्पिरेशन होता है उसके वजह से होता क्या है। अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो कोई भी इंसान हो या फिर एनिमल हो वो जिंदा नहीं बच पाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है, देखिए यहाँ पे पहले तो एक्टिविटी 6.4 क्या होता है इसको देख लेते हैं, एक्टिविटी 6.5 देख लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। तो एक्टिविटी 6.4 और 5 में ये दिया है कि एक्टिविटी 6.4 में क्या दिया है, एक पिचकारी लीजिए और उसके वो जो टेस्ट ट्यूब में क्या कीजिए, लाइम वाटर लीजिए। लाइम वाटर हमने पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन चैप्टर में पढ़ा था। लाइम वाटर बा उसे स्लेक लाइम भी कहा जाता है, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। ठीक है, जो कि हम क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग पे यूज करते हैं। ठीक, तो अगर आपने उस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज यू कैन वॉच इट इन माई प्ले लिस्ट। क्लियर? तो उसमें क्या होता है, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, एक टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लिए, एक टेस्ट ट्यूब में दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, लाइम वाटर ले लिया। ठीक है, तो एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया, हमने पिचकारी से प्रेस किया ताकि एयर जाए अंदर। ठीक है, दूसरे में क्या किया, हमने फूंक मारी। क्यों? क्योंकि हमारा जो एयर है वो भी जाएगा। तो दोनों में से हम देखेंगे कि ये जो पिचकारी में हमने जो एयर पास किया वो कुछ बहुत ही टाइम लगा दिया व्हाइट कलर आने में। क्योंकि हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या करता है, जब भी हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो व्हाइट हो जाते हैं। कौन? ये जो हमने लिया था क्या, स्लेक लाइम, वो जो भी हम कहते हैं उसे लाइम वाटर। ठीक है, तो लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है तो वो व्हाइट कलर हो जाता है। ठीक है, तो जब हम एक्सेल किए तो एक्सेल की वजह से क्या होता है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसलिए हमारा जो दूसरा ट्यूब जो था उसमें क्या हो रहा है, जल्दी हमारा व्हाइट कलर आ जाता है। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया तो इससे पता चलता है कि जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड था ये एयर से ज़्यादा हो गया, क्या हमारे जो एक्सेल करने की वजह से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि हम जो एक्सेल करते हैं उसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ज़्यादा। ठीक, तो एक्टिविटी 6.5 भी ऐसा ही कुछ है। फिर हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए तो होता क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट हम चलते हैं। पहले जो रेस्पिरेशन होता है उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद हम डिटेल में बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले होता क्या है, जब हम रेस्पायर करते हैं तो हम लेते क्या हैं, एयर लेते हैं। ठीक, तो एयर हम जब लेते हैं तो ये क्या करता है, वो लंग्स में जाता है। लंग्स में क्या है, उसमें एक एल्वियोली नाम का एक चीज़ है जो कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, नाम क्या है, एल्वियोली। ठीक है, नाम क्या है, एल्वियोली। ठीक, तो जो एल्वियोली होता है वो क्या करता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब हम
इनहेल करते हैं, ज़्यादा इनहेल करने से क्या होता है, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर, देखिए बैलून में फूंक मारने से क्या होता है, बैलून फूलने लगता है। ठीक उसी तरह क्या होता है, हम जब अंदर लेते हैं, जब बैलून जो हमारे अंदर है, जो लॉन्ग्स में है, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, उसको एल्वियोली कहते हैं, और वो एल्वियोली क्या करता है, फूलने लगता है, इसलिए हमारा चेस्ट का साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, इनहेल करने से हमारा चेस्ट का साइज बड़ा हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक लाइनिंग होता है, वो लाइनिंग को क्या कहते हैं, डायफ्राग्राम कहते हैं। हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम में डायफ्राग्राम, मैंने बोला था आपको कि रेस्पिरेशन पढ़ाने वक्त आपको बोलूंगा डायफ्राग्राम क्या होता है। तो डायफ्राग्राम क्या होता है, एक लाइनिंग होता है, जब हम इनहेल करते हैं वो ज़्यादा फ्लैट हो जाता है। ठीक, फ्लैट हो गया। जब हम एक्सेल कर लेते हैं वो फिर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक, तो ऐसे क्या होता है, जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो था, वो जो हमारा जो ये था क्या, जो एल्वियोली था, वो ज़्यादा फूलने लगता है। तो फूलने की वजह से वो तब क्या होता है, हमारे जो ब्लड स्ट्रीम होता है, वो क्या है, ब्लड वेसल्स होता है, वो कनेक्टेड रहता है हमारे एल्वियोली के साथ और हमारे बॉडी के साथ। तो जो एल्वियोली जो हमने क्या किया था, इनहेल किया था, तो उसमें क्या होता, ऑक्सीजन चला गया था। तो ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे जो ब्लड स्ट्रीम में ब्लड जो चलता है, तो ब्लड क्या करता है, ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। तो वो जो हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन का काम क्या है, वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा क्या, जो ऑक्सीजन, और वो क्या करता है, पूरा चारों तरफ हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक, तो एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद जो बाई प्रोडक्ट्स निकलता है, वो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है सेल में, उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, उसको क्या करना है, हमारे बॉडी से बाहर आना होता है। तो वो क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, फिर फ्लो होके यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो क्या करता है, एल्वियोली पे पास में आता है, और एल्वियोली क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करके हम नॉस्ट्रिल के तरफ से, नोज की तरफ से हम क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट, रेस्पिरेशन में होता क्या है। तो चलिए अभी देखिए बुक में क्या दे रखा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, इसको देखना। ये जो ग्लूकोज होता है, हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, C6H12O6 पढ़ा था। तो C6 मतलब 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स होता है। तो ये क्या करता है, ये जो साइटोप्लाज्म हमारे सेल में होता है, साइटोप्लाज्म में क्या करता है, वो ग्लूकोज क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, जिसे हम क्या कहते हैं, पाइरूवेट कहते हैं। ठीक है, तो पाइरूवेट जो है, ये है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, उसके साथ ही साथ हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। ठीक, तो ग्लूकोज क्या होता है, साइटोप्लाज्म में 3 कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल दैट इज पाइरूवेट पे कन्वर्ट हो जाता है। फिर तीनों केस जनरेट होते हैं। एक तो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं होता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन अगर नहीं होता है तो जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं, ईस्ट में क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनएरोबिक का मतलब विथआउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है और रेस्पिरेशन होता है, तो उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है जहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर रेस्पिरेशन होता है तो हम उसे रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का अगर एग्जांपल आपसे पूछे तो आप लिखना ईस्ट पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए ईस्ट पे क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो पाइरूवेट फिर क्या होता है, वो फिर कन्वर्ट होता है इथेनॉल पे, कार्बन डाइऑक्साइड पे, और उसके साथ ही साथ वो एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। ठीक, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जैसा कि ईस्ट में हो रहा है, पाइरूवेट जो कन्वर्ट हुआ था कहाँ से, ग्लूकोज से जो पाइरूवेट पे कन्वर्ट हुआ था, वो पाइरूवेट फिर क्या होता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड पे कन्वर्ट होता है। और इथेनॉल हमारा होता है फॉर्मूला C2H5OH। ठीक, C2H5OH। ठीक, तो ये क्या है, कार्बन 2 कार्बन है, इसलिए ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल कहा जाता है इसे। ठीक, तो समझ में आ गया। दूसरी तरफ अगर ऑक्सीजन एब्सेंस ना होकर, अगर ऑक्सीजन थोड़ा सा होगा तो क्या होता है, इन आवर मसल सेल्स क्या होता है, वो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, उसके साथ एनर्जी फॉर्मेशन होता है, और ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, आप जब भी एक्सरसाइज करते हो, जिम वगैरह जाते हो या फिर खेलने कूदने लगते हो, तो उसके बाद ही आप जब घर आते हो तो आपको कुछ क्रैम्पिंग वगैरह फील होता होगा, कि दर्द होने लगता होगा। तो वो दर्द क्यों होता है, यहाँ पे लेग में। ठीक है, तो वो दर्द होता क्यों है, वो दर्द इसलिए होता है ताकि जो भी हमारा मसल्स था वहाँ पे, वो मसल को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन सफिशिएंट ना मिलने की वजह से क्या होता है, क्योंकि हमने जो भी एक्सरसाइज किया था वो उस वक्त जितना भी रिक्वायरमेंट होता था ऑक्सीजन का, वो ऑक्सीजन नहीं मिला। और ऑक्सीजन ना मिलने के कारण, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से
क्या हो रहा है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से वो क्या करता है, वो जो सेल होता है वो प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड, और वो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होने की वजह से हमारे बॉडी में क्रैम्पिंग शुरू हो जाता है। ठीक, समझ में आ गया? इसलिए हमें क्रैम्पिंग होता है, इसलिए हमें दर्द होता है जब भी हम एक्सरसाइज या फिर कुछ खेलने कूदने के बाद आते हैं घर। ठीक, उसके बाद 2 केस कंप्लीट हो गए, अभी तीसरा केस क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी जितना चाहिए होता है उतना प्रेजेंट होता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक, तो पहला केस क्या था, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा केस क्या है, जहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन तो है लेकिन कम मात्रा में है। और तीसरा केस क्या है, जहां पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है। तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर होता है तो क्या होता है, जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जो कि ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है यहाँ पे, उसके साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज होता है। ठीक, तो थर्ड केस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और उसके साथ ही साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है। समझ में आ गया आप सबको? तो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है ये सब क्या होता है, ये सब स्टोर हो जाता है हमारे सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाता है। तो कैसे, वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट वाला एक कंपाउंड में फॉर्म होकर स्टोर हो जाता है। ठीक, तो एनर्जी करेंसी जो पावर हाउस, क्या माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और उस पावर हाउस ऑफ द सेल दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है एटीपी, जो कि हम उसे कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो वो एनर्जी पैकेट की तरह क्या होता है, वो स्टोर हो जाता है हमारे सारे एनर्जी। तो वो एटीपी कहाँ से आया, यहाँ पे देखिए वो एटीपी आया, एडीपी प्लस पी। एडीपी मतलब एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, मतलब 2 फॉस्फेट वाला कंपाउंड है, उसके साथ और एक फॉस्फेट मिलता है तभी हमारा एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनता है, 3 फॉस्फेट वाला कंपाउंड बनता है। ठीक, तो इसी तरह क्या होता है, हमारा जो भी हमारा एनर्जी था वो क्या हो गया, स्टोर होकर रह गया। ठीक, जब भी हमें एनर्जी चाहिए होता है ये सब एटीपी खर्च होता है, डिफरेंट एनर्जी। कैसे, हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ था कि जो एनर्जी होता है वो कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग ये होता है कि कोई भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को केवल कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन लॉस या फिर क्रिएट नहीं होता है। ठीक, उसी तरह क्या होता है, जो एटीपी में जो एनर्जी स्टोर हुआ था वो क्या करता है, डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जब भी हीट एनर्जी चाहिए होता है तो हीट में कन्वर्ट होता है, जब भी लाइट एनर्जी चाहिए तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक, ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन। यहाँ पे देखिए क्या होता है, तो हमारा जो ह्यूमन बींग में लॉन्ग्स होता है, ठीक उसी तरह क्या होता है, जब फिशेस देखते हैं आप, फिशेस वगैरह उसमें क्या होता है, गिल्स होते हैं जो जिसे हम अपर कुलम भी कहते हैं। तो गिल्स क्या करते हैं, देखिए, सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन दैट सीन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। फिशेस टेक in water through their mouth and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by blood। देखिए, एक्चुअली फिश में मैकेनिज्म क्या होता है, वो देखना बार बार ऐसे करता रहता है, पक करता रहता है। कौन, फिश। तो कहाँ पे, वो वाटर में। क्या होता है, वाटर में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो सबको चाहिए होता है, तो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन कैसे वो लेता है, वो क्या करता है, वो अपने माउथ से वो क्या करता है, पहले पानी को ले लेता है। ठीक, तो वो जो पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होकर रहता है उसको क्या करता है, अपने जो गिल्स होता है, गिल्स को अपर कुलम कहते हैं, वो जो गिल्स होता है, वो जो पानी में जो गिल्स होता है जो फिश की, तो वो गिल्स क्या करता है, वो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन को वो अपने तरफ एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक, तो वो जो एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन है वो क्या करता है, फिर ब्लड के साथ मिल जाता है और उसका रेस्पिरेशन चलता रहता है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसलिए अगर कोई आपसे पूछे कि हम तो इतनी स्लो से ब्रीदिंग कर रहे हैं लेकिन फिश की क्यों इतना बार बार कर रहे हैं, क्योंकि बार बार करने की वजह ये है कि हमारे जो ब्रीदिंग होता है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर में क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है जो डिजॉल्व होता है। इसलिए फिश को क्या होता है, बार बार उसको माउथ के थ्रू वाटर लेना पड़ता है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है, ये देखिए ये हमारा हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये देखिए, ये हमारा डायग्राम हो गया रेस्पिरेशन। ये हो गया, देखिए ये क्या है, नासल पैसेज है। नासल पैसेज मतलब ये जो नाक है यहाँ पे, उसके अंदर से हम क्या करते हैं, लेते हैं क्या, एयर। ठीक, तो उसे हम इनहेलेशन कहते हैं। तो पहले ही जब हम जो यहाँ पे जो एयर जाता है, तो एयर में जो ज़्यादा डस्ट वगैरह होगा वो सब क्या होता है, यहाँ पे फिल्टर हो जाता है
कैसे? हमारे नाक के अंदर जो नॉस्ट्रिल होता है, नॉस्ट्रिल के अंदर क्या होता है, वो हेयर लाइक पैसेज होता है, और हेयर लाइक पैसेज जो होता है वो क्या करते हैं, वो सब फिल्टर आउट कर लेते हैं जो भी डस्ट पार्टिकल होता है। फिर हमारा एयर क्या होता है, नीचे जाता है। यहाँ पे देखिए एयर क्या हुआ, ऐसे नीचे आया। फिर यहाँ पे होता है फायरिंग्स और उसके बाद लायरिंग्स। लायरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, जहाँ पे हम जो जैसे भी बोलते हैं ना, जो लड़कियां हो या फिर लड़के हो, जो जिसका जो वॉइस होता है वो सब जो क्रिएट होता है वो वॉइस बॉक्स जिसे हम लिरिंग्स व लायरिंग्स कहते हैं, वो उसमें फॉर्म होता है। ठीक, तो उसके बाद क्या है, इसको ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप, विंड पाइप, ट्रैकिया मतलब विंड पाइप। देखिए यहाँ पे दो पाइप चला जाता है, यहाँ पे दो पाइप जाता है। ठीक, एक है विंड पाइप और दूसरा है क्या, फूड पाइप। फूड पाइप हम जो कहते थे वो है ओएसोफेगस। ओएसोफेगस जो कि हमने अभी पढ़ा किसमें, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, फूड जाएगा ओएसोफेगस में। लेकिन इसमें क्या होता है, जो विंड पाइप है वो फिर उसे ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया में क्या होता है, हमारा विंड पास होगा, जो एयर पास होगा वो ट्रैकिया है। ठीक, तो उसे विंड पाइप भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि आप जब भी खाना खाते हो, कभी कभी देखना आप खाना खाते वक्त तो कुछ ऐसे हमारे लग जाते हैं यहाँ पे, तो हम बार बार हमें खांसी आता है। ठीक, तो उसका कारण क्या है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए। ठीक, तो लास्ट में एंड पे मैं बता दूंगा इसका रीजन क्या है। चलिए अभी देखते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस। फिर वो जो फायरिंग्स लायरिंग्स जो आता है ये क्या करता है, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, ये सब होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। यहाँ पे जो आता है ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है। इसका काम क्या है, ये क्या करता है, जो एयर जो अगर ज़्यादा एयर हम ले लिए तो एयर के प्रेशर की वजह से वो फटने की चांसेस होता है। इसलिए यहाँ पे जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये जो कार्टिलेज यहाँ पे होता है उसका काम होता है वो स्मूथ फंक्शनिंग करे, वो स्मूथ जो एयर पैसेज को स्मूथली हैंडल करे, ताकि हमारा प्रेशर ज़्यादा प्रेशर आएगा उससे वो हैंडल कर सके। ठीक, तो उसके बाद क्या होता है, वो ये हो गया हमारा लंग्स। ये देखिए ये हो गया हमारा लंग्स, इस तरफ हो गया हमारा लंग्स, तो ये हो गया हमारा लंग्स। ठीक, ये जो है ये क्या है, ये सब रिब्स है हमारा। ठीक, ये सब रिब्स, यहाँ पे भी रिब्स है यहाँ पे। तो ये जो अंदर हम देखें तो इसके, ये देखिए ये इसको देखिए, ये जो है हमारा ब्रोंकाई है। ये जो थोड़ा थोड़ा जो आप देख रहे हैं ऐसे लेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये सब होता है एल्वियोली। एल्वियोली मतलब ये सब होता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर। ये जब फूलने लगता है जब भी हम एंटर करते हैं, और जो एयर एंटर करता है वो फूलने लगता है बिकॉज ऑफ दिस एल्वियोली। ठीक, तो ये होता है डायफ्राम। ये हो गया हमारा डायफ्राम। ये जब भी हम इनहेल करते हैं वो फ्लैट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जब हम एक्सेल करते हैं। ठीक, ओके, तो चलिए अभी देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, एक बात और देखिए, जो इतना स्पीड जो ये जो होता है, इसके ये टाइम के अंदर क्या ब्लड आपका एब्जॉर्ब कर लेता है सारे के सारे ऑक्सीजन? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कि एक्चुअल में होता क्या है, जो एयर वगैरह होता है वो ऑलरेडी कुछ एयर हमारे लंग्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो उस जो प्रेजेंट होता है उसे हम रेसिजुअरी वॉल्यूम कहते हैं। देखिए आप बैलून की तरफ देखिए, एक बैलून जो होता है, सब एयर क्या सब निकल जाता है क्या? निकलने के बाद भी तो एयर कुछ बचा हुआ होता है ना अंदर। ठीक, वैसे उसी तरह हमारे लंग्स पे भी सब निकलने के बाद भी कुछ ना कुछ एयर बचा हुआ होता है, और उसे हम रेसिजुअरी वॉल्यूम कहते हैं, रेसिजुअरी एयर मास कहते हैं, एयर वॉल्यूम कहते हैं। तो वो जो रेसिजुअरी होता है उसके अंदर जितना भी हमारा ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है, हमारा हीमोग्लोबिन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, तो उसी तरह उसके जो ब्लड होता है उसे टाइम मिल जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। अच्छा, आप एक बात समझिए, इस यहाँ पे देखिए, इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज ओके। ये तो मैंने बोल दिया हूँ। आरबीसी जो कहते हैं, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स आप कहते हैं, और रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स भी कहा जाता है उसे। ठीक, तो आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, और उसका मेन फंक्शन क्या है, उसका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्ब करना, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, एल्वियोलर सरफेस वर स्प्रेड आउट, इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। जितना भी हमारे अंदर जो एल्वियोली जो है, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, अगर उसको हम बाहर निकाल के अगर स्प्रेड आउट करें तो 80 मीटर स्क्वायर तक वो जा सकता है, उसको वो स्प्रेड हो सकता है सरफेस एरिया में। 80 मीटर, इसका 80 मीटर स्क्वायर मतलब लगभग 50 से 880 के अराउंड, मतलब 900 स्क्वायर फीट के अराउंड वो इतना सारा हमारा सरफेस एरिया पे कवर हो सकता है। तो समझिए कितना बड़ा होगा। ठीक, तो ये सब इतना कॉम्पैक्ट एरिया में हमारे लंग्स में प्रेजेंट है। समझ में आ गया? और एक बात,
अगर आरबीसी नहीं होता तो क्या होता, अगर हमारा हीमोग्लोबिन नहीं होता तो क्या होता? आपका आंसर होगा क्या? मर जाते। अरे मर तो जाते, लेकिन होता क्या? आरबीसी अगर नहीं होता, अगर हीमोग्लोबिन अगर नहीं होता, तो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं तो वो जो ऑक्सीजन हमारे टो तक पहुंचने में, हमारे पैर तक पहुंचने में उससे 3 साल लग जाते हैं डिफ्यूजन की वजह से। डिफ्यूजन क्या होता है? धीरे धीरे स्लो, स्टेप बाय स्टेप, हायर प्रेशर, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में चला जाएगा। तो अगर वो डिफ्यूजन प्रोसेस सिर्फ हमारे बॉडी में चलता तो जो ऑक्सीजन होता है वो लंग्स से पैर तक जाने के लिए 3 साल लग जाते। तो समझिए आरबीसी का कितना बड़ा रोल होता है, हीमोग्लोबिन का कितना बड़ा रोल होता है यहाँ पे। समझ में आ गया? तो चलिए लास्ट में ये देखिए कैंसर। कैंसर क्यों होता है? कैंसर देखिए क्या होता है, हमारे जो लंग्स होता है, लंग्स पे क्या होता है? सिलिया होता है। सिलिया का मतलब हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होता है। वो क्या करते हैं, जितने भी हमारे एयर के थ्रू जितने भी बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह आ गए, तो वो सब जर्म्स वगैरह वो सब को क्या करता है? सिलिया डिस्ट्रॉय कर लेता है। तो जब भी हम स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग करने से क्या होता है, वो जो सिलिया होता है हमारे लंग्स में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वो डिस्ट्रॉय हो जाने के कारण जितना भी हमारा जर्म्स जो था उसको मारने वाला कौन था? सिलिया था। और सिलिया ही खुद डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या होगा? जर्म्स बढ़ गए, और जर्म्स बढ़ जाने से इन्फेक्शन बढ़ गया, और इन्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा तो वो कैंसर को भी लीड कर सकता है। ठीक, समझ में आ गया? तो आखिरी में आपसे जो मैंने ये पूछा था कि जो फूड पाइप होता है, जो खांसी होता है, वो क्यों होता है, तो उसका आंसर ये है कि जो खांसी होता है वो क्या होता है, यहाँ पे जो फूड पाइप और एक जो विंड पाइप होता है, एक फूड पाइप और एक विंड पाइप, ये दोनों जो नीचे जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है, एक लेयर होता है, उसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं, जिसके बारे में आप 12th में ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ोगे। तो जो एपिग्लोटिस होता है, एपिग्लोटिस एक लेयर होता है जो कि क्या करता है, फूड पाइप को विंड पाइप से डिस्टिंक्ट में रखता है। ठीक, तो दोनों में डिफरेंस क्रिएट करता है। तो जो हमने खाना खाते हैं तो वो क्या करता है, फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टोमक में जाता है, और जो हमने एयर जो लेते हैं वो क्या करता है, वो हमारे लंग्स में जाता है। लेकिन जब भी हम बात कर लेते हैं, खाना खाते वक्त हम बात करते हैं या फिर पानी पी लेते हैं, तो जो भी ये इधर उधर के काम करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, वो एपिग्लोटिस का फंक्शनिंग थोड़ा इधर उधर हो जाता है। उसके कारण ये जो फूड पाइप में जाने वाला था, जो फूड पार्टिकल, वो क्या होता है, वो लंग्स की मतलब वो जो विंड पाइप में चला जाता है। इसकी तो उसके बाद क्या होता है, एपिग्लोटिस वो बार बार हिलता रहता है ताकि हम, और उसके बाद ही हमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा खांसी आता है। तब जो ऐसे करने से क्या होगा, वो जो एपिग्लोटिस होता है वो बार बार हिलते हिलते वो क्या करता है, वो फिर वो जो फूड पार्टिकल था वो फिर उसको लाके विंड जो फूड पाइप होता है उसमें डाल देता है। ठीक, तो ऐसे होता है फंक्शनिंग ऑफ एपिग्लोटिस। समझ में आ गया? इसलिए आपसे कहा जाता है कि खाना खाते वक्त किसी से ज़्यादा बातें मत करो, या फिर ऊपर मत देखो, ऐसे करने से भी थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, या फिर ज़्यादा पानी मत पियो खाना खाने के वक्त। ठीक है, तो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडे सेशन वेरी वेल। सो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर विथ अदर्स, एंड फॉर टुडे वी रेस्ट अवर क्लास हियर। थैंक यू।